Good evening, students. Students, welcome to the SP Smart Schools. Students, as you know, आपका मेगा रिवीजन प्रोग्राम चल रहा है। मेगा रिवीजन प्रोग्राम के थ्रू आज मैं आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट सेट डिस्कस करने वाला हूँ। सब बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को भी समझेंगे और आंसर्स भी देखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट सेट आज आपके साथ एक और डिस्कस हो रहा है अकॉर्डिंग टू द जेके बोर्ड पैटर्न। तो सबसे पहले मैंने आपको एक साइड स्क्रीन पर क्वेश्चन पेपर भी शेयर किया हुआ, आंसर शीट भी शेयर की है। तो आपको मैं पेपर भी साथ साथ चेक करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि क्वेश्चन करने कैसे होते हैं, अटेम्प्टेशन कैसे करनी होती है और क्या क्या गलतियाँ हुई इस पेपर में। जैसे कि क्वेश्चन शुरू हुआ है वेरी शॉर्ट आंसर से। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हमें पता ही है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ओवर ए टाइम, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, जैसे बिल्डिंग्स होगी, मशीनरीज होगी, ठीक है, ये हमारे इनकी वैल्यू डिक्रीज होती रहती है टाइम टू टाइम, तो इसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो ठीक लिखा हुआ इन्होंने। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, हमें कैपिटल भी दिया है, लाइबिलिटी भी दी है, लॉस भी दिया है। तो बोला एसेट्स निकालो। तो मुझे कैपिटल भी दिया है, लाइबिलिटी भी दी है, लॉस भी दिया हुआ है। अब मुझे एडजस्टेड कैपिटल निकालनी पड़ेगी क्योंकि कैपिटल में लॉस माइनस हो जाता है। तो कैपिटल में से लॉस माइनस किया तो एडजस्ट कैपिटल ये आ गई। अब एडजस्टेड कैपिटल में आप लाइबिलिटी ऐड कर दो, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी एसेट्स हो गए, तो आपके एसेट्स आ गए। ठीक निकाला हुआ इन्होंने, 1 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ रिजर्व्स। तो रिजर्व्स के टाइप्स जनरल रिजर्व भी होते हैं, हमारे पता है, वो रेवेन्यू रिजर्व्स में आ जाते हैं। तो कैपिटल रिजर्व हो गया, रेवेन्यू रिजर्व हो गई, ये दो टाइप्स होगी रिजर्व्स की। रेवेन्यू रिजर्व के अंदर 3 रिजर्व आ जाते हैं, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, रिजर्व फंड। तो जितना पूछा गया उतना उन्होंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रोविजन। प्रोविजन हमें पता ही है कि वो अमाउंट जो कंपनी अपने पास साइड पे रख देती है कि फ्यूचर में उनको पता है कि ये एक्सपेंस होने ही होने हैं या ये लॉसेस होने होने हैं, पर टाइमिंग नहीं पता होती कब होंगे, पर फ्यूचर एक्सपेंसेस कंपनी को नोन होते हैं। तो उस तरह के पैसों को, जो उस तरह के मनी को हम प्रोविजन कहते हैं। जैसे आपको पता है कि फ्यूचर में ये एक्सपेंस होगा ही होगा, उसके लिए हम प्रोविजन बनाना शुरू कर लेते हैं कि फ्यूचर में ये खर्चा जब आएगा ये पैसा मैं वहाँ पे यूज़ कर लूँगा, तो उसी को प्रोविजन कहते हैं। तो इन्होंने वही लिखा, प्रोविजन रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी सेट एसाइड बाय द कंपनी टू कवर ए प्रोबेबल फ्यूचर एक्सपेंसेस और लॉसेस वेयर द एग्जैक्ट टाइमिंग और द अमाउंट ऑफ द एक्सपेंसेस इज अनसर्टेन। तो ठीक लिखा हुआ इन्होंने। नेक्स्ट वन इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है। मैंने बताया आपको कि एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया कि आपको अगर प्रिंसिपल ही नहीं पता अकाउंटिंग के, मीन टू से आपको ये नहीं पता कि डेबिट कौन सा अमाउंट करना है, क्रेडिट कौन सा अमाउंट करना है, या आप अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रोसीजर फॉलो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, रूल्स फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो उस तरह के एरर्स को हम एरर ऑफ प्रिंसिपल्स कहते हैं। नेक्स्ट डबल एंट्री सिस्टम, हमें पता ही है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम हो गया कि अकाउंटिंग जो रिकॉर्डिंग होती है बिजनेस ट्रांसैक्शन की, उसके डबल इफेक्ट्स होते हैं। एक डेबिट होता है तो एक क्रेडिट होता है। तो अकाउंट्स मतलब मिनिमम 2 अकाउंट्स होंगे, एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में वेजेस और कैरेज इनवर्ड आ जाते हैं। ठीक लिखा हुआ इन्होंने। फिर सेल्स इज इक्वल टू, सेल्स हमें पता है COGS प्लस GP होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो COGS प्लस GP, ठीक लिखा हुआ इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे इन्होंने शुरू किया, ये सिस्टम वाइज ही चले हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 मार्क्स के। डबल एंट्री सिस्टम क्या होती है, 2 एडवांटेजेस बताएं। तो अभी मैंने बताया डबल एंट्री सिस्टम क्या होती है, अकाउंटिंग सिस्टम जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को डबल एंट्री टाइप लिखते हैं, मतलब एक चीज़ को डेबिट करते हैं तो एक चीज़ को क्रेडिट करते हैं, तो एटलीस्ट 2 अकाउंट्स होते हैं वहाँ पे। तो डबल एंट्री सिस्टम के मेरिट्स क्या हो गए कि यहाँ पे अर्थमेटिकल जो एक्यूरेसी है वो मिल जाती है, और फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू है, ठीक है, और कैसे उसको इन्वेस्ट करना है वो पूरे तरीके से डिस्क्लोज किया जाता है। तो इसका डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग और मेरिट्स ठीक लिखे हुए उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट पूछा गया हुआ है, बिजनेस आइडेंटिटी कंसेप्ट पूछा गया हुआ है, और बुक कीपिंग पूछी गई हुई है। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मैंने बताया था कि हमने कोई भी ट्रांजैक्शंस करनी है, हम वही ट्रांजैक्शंस करेंगे जिसको मनी में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मनी से मेजर नहीं हो सकती वो ट्रांजैक्शन हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट वही कहता है, ठीक लिखा हुआ इन्होंने। फिर नेक्स्ट बिजनेस आइडेंटिटी कंसेप्ट, मैंने बताया था कि बिजनेस की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, मेंबर्स की आइडेंटिटी अलग होती है और बिजनेस की आइडेंटिटी अलग होती है। बिजनेस अपने नाम पर प्रॉपर्टीज खरीद सकती है, बिजनेस अपने नाम पर बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है, बिजनेस किसी को स्यू कर सकता है, कोई बिजनेस पे स्यू कर सकता है। तो बिजनेस आइडेंटिटी कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। बुक कीपिंग इन्होंने नहीं लिखा हुआ, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बुक कीपिंग एक प्रोसेस है फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। ये बेसिकली बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही पार्ट है। बुक कीपिंग लोअर लेवल पे होती है, अकाउंटिंग हायर लेवल पे होती है।
मगर बुक कीपिंग भी हर एक ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं, ठीक है, बिजनेस और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कर रही है। बेसिकली बुक कीपिंग इज़ ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो ये पॉइंट नहीं लिखा था मैंने, यहाँ पे आपको लिख के बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, व्हाट इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स। जैसे नाम ही सजेक्ट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंपल तरीके से कहा जाए तो फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है कि फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया है, फर्म का नेट प्रॉफिट कितना है, फर्म की फाइनेंशियल एबिलिटी कितनी है। जैसे हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ये सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें हेल्प करती है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें हेल्प करती है बेटर डिसीजन लेने के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करवाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। तो बहुत सारे पॉइंट्स मैं लिख सकता हूँ, जैसे थोड़ा सा कम लिखा है यहाँ पर मटेरियल, इनको ऐड करना चाहिए था। जैसे मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखा दिए कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो फर्म की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करती है, या हेल्प्स इन बेटर डिसीजन लिख सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम जो है ऑर्गेनाइजेशन की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर एक्टिविटीज़ के बारे में पता चल जाता है। फ्यूचर एक्टिविटीज़ के बारे में आप पता कर सकते हो। सो बहुत सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। लिखा द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड द ऑब्लिगेशन ऑफ ए बिजनेस। तो इनको पॉइंट्स में लिखना चाहिए था, यहाँ पे इनके नंबर कर सकते हैं। सो आई होप आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पता चला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपसे पूछा गया हुआ है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज कॉलमनर परचेज बुक। हमने परचेज बुक बनानी है और डिफरेंट डिफरेंट कॉलम शो करने हैं वहाँ पे, डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल। फिर यहाँ पे एक अमाउंट का कॉलम भी आ सकता था, नहीं लिखा कोई बात नहीं। फिर जो जो क्लोथ थे उसका नाम लिखा गया यहाँ पे इनका, कि ये वुलन क्लोथ पे काम कर रहे हैं, कॉटन पे कर रहे हैं, सिल्क पे कर रहे हैं, ठीक है। जो भी इनके सारे के कॉलम बना दिए, यहाँ पे टोटल कर दिया इन्होंने। तो सबसे पहले दिया गया हुआ है, हमने याद रखना है परचेज बुक में हमने खाली क्रेडिट परचेज लेनी है। एक तो क्रेडिट परचेज लेनी है, फिर कौन सी परचेज लेनी है जिसके रिलेटेड वो वर्क कर रहा है, ठीक है। जैसे कपड़ों का काम है तो कपड़ों वाली ट्रांसैक्शन लेनी है, वो खाली क्रेडिट वाली लेनी है। तो ब्रॉड फ्रॉम साजल गुप्ता एंड कंपनी 20 मीटर वुलन क्लोथ 400 रुपीज़ पर मीटर, 10 मीटर कॉटन क्लोथ 100 रुपीज़ पर मीटर, 40 मीटर सिल्क क्लोथ एंड 400 रुपीज़ पर मीटर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि 20 मीटर क्लोथ थे 400 के हिसाब से, तो वुलन का इतना कॉस्ट बन गया, कॉटन का इतना कॉस्ट बन गया, सिल्क का इतना कॉस्ट बन गया। यहाँ पे एक कॉलम और बना लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट करके बता देता हूँ, दैट इज़ ऑफ अमाउंट या कॉस्ट। कॉस्ट को कॉलम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कॉस्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। फिर टोटल कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे 1000 है, 6000 है, ठीक है। तो वो भी कर सकते थे हम, तो कोई इशू नहीं बनाया उन्होंने तो ये इन्होंने टोटल कर दिया यहाँ पे, ठीक है, कि टोटल कितना अमाउंट आ रहा है। तो यहाँ पे टोटल 25,000 आ गया, फिर इनका टोटल 18,400 आ गया, इनका टोटल 25,000 आ गया। यहाँ पे हमें टोटल भी कर लेना चाहिए था, टोटल कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉलम और बनना चाहिए था, वो नहीं बनाया इन्होंने, यहाँ से इनके मार्क्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 में आपको बोला गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओ। ग्रॉस प्रॉफिट दिया, इंटरेस्ट दिया, बैड डेट दिया, रिपेयर दिया, इंटरेस्ट क्रेडिट साइड दिया, डेप्रिसिएशन दिया, रेंट रेट टैक्सेस दिया, सैलरीज दिए, कमीशन रिसीव दिए, ऑफिस एक्सपेंस लिखा है। सबसे पहले मैं देखना है क्रेडिट साइड कौन कौन सी आइटम आएंगी। क्रेडिट साइड एक आपकी जीपी आ जाएगी, एक आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, एक कमीशन रिसीव आ जाएगा, और एक आपका, बस यही आइटम आएंगी। इंटरेस्ट जो है ना, इंटरेस्ट ये आपका डेबिट साइड आएगा। यहाँ पे गलती हुई है इनसे, ये अमाउंट जो इंटरेस्ट का है डेबिट साइड आना चाहिए था, टू इंटरेस्ट 200 रुपीज़, क्योंकि अब इन्होंने बोला थोड़ी इंटरेस्ट रिसीव किया है, खाली इंटरेस्ट लिखा हुआ है। एटम इंटू से हमने इंटरेस्ट पे भी कर सकते हैं। इंटरेस्ट रिसीव लिखा हो तो आपने क्रेडिट साइड लिखना है,
या तो उसने लिखा होगा कि इंटरेस्ट लिख कर बीच बीच में ब्रैकेट में क्रेडिट लिखा होगा तो क्रेडिट साइड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने हेडिंग भी देनी है डेबिट क्रेडिट करके, तो इसको मतलब माइनर से यहाँ पे गलती हुई है मार्क्स कर सकते हैं इनके यहाँ पे। बाकी ठीक लिखा हुआ है, जो गलती है उसके मार्क्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फॉर इंपॉर्टेंस फॉर प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैंने आपके साथ एक बार पहले भी डिस्कस किया था, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो होती है ये बेसिकली हमें अपनी कैश बुक को पासबुक से मैच करने में हेल्प करती है, क्योंकि हमेशा डिफरेंसेस आ जाते हैं कैश बुक और पासबुक में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इससे एरर फाइंड करते हैं, क्योंकि रिकंसाइल कर देंगे, जो जो गलती है उनको ठीक कर देंगे, तो एरर डिटेक्ट करने में हेल्प करती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इनकम एक्सपेंसेस को ट्रैक करने में हेल्प करती है, फ्रॉड्स होने से बचाती है, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करवाती है। तो जो पूछा गया हुआ है वो लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन के इनको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे ट्रायल बैलेंस का है, दैट इज वी हैव टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। हमें कुछ आइटम्स दे दिए, मे बी ये गलत दे दी गई होंगी, ठीक है। लिखा हुआ है दी फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस आर प्रिपेयर्ड बाय इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट, रीड्राफ्ट इट। वो इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट होगा तो उसको तो उसने कुछ चाहे ट्रायल बैलेंस इक्वल शो कर दिया है मगर ट्रांजैक्शंस गलत कर दी हूँ, तो हम ठीक करेंगे। कैश इन हैंड एसेट होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होती है, डेटर एसेट होते हैं, क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, स्टॉक एसेट होता है, परचेज एक्सपेंस होते हैं, सेल इनकम होती है। तो प्लांट मशीनरी हो गया, सेंट्री एक्सपेंस हो गया, परचेज हो गया, जो आइटम्स जहाँ जहाँ आएंगी तो टोटल किया तो इनका आंसर ठीक आया हुआ है। इसका मतलब कि हमने यहाँ पे अप्रोच फॉलो करनी है CLEAR, क्लियर वाली। C क्रेडिट, लाइबिलिटी क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, एसेट्स डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। एक वो चीज़ लिख दो D ड्राइंग डेबिट, ठीक है। सो ये भी क्वेश्चन ठीक किया उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज ऑफ जनरल एंट्रीज क्वेश्चन। जनरल एंट्रीज तो सबसे आसान होती हैं। रोशन स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैश, कैश टू कैपिटल, जनरल एंट्री क्लोज करनी चाहिए थी यहाँ पे। परचेज मशीनरी फ्रॉम तफीक, मशीनरी टू तफीक, ठीक लिखा हुआ है, एंट्री क्लोज करनी चाहिए थी। पेड इनटू बैंक, बैंक टू कैश, ठीक लिखा हुआ है, एंट्री क्लोज करनी चाहिए थी। सोल्ड गुड्स टू रहीम, रहीम टू सेल, एंट्री ठीक लिखी है, क्लोज नहीं की है। परचेज गुड्स फ्रॉम सुहाजा, तो परचेज टू सुहाजा ठीक लिखा हुआ है पर एंट्री क्लोज नहीं की हुई है। फिर पेड टू तफीक के चेक, चेक पे किया हुआ है, तफीक टू बैंक, एंट्री ठीक लिखी हुई है बट क्लोज नहीं की हुई है। कैश सेल्स, कैश टू सेल, ठीक है, एंट्री क्लोज नहीं की है। फिर सैलरी पेड, सैलरी टू कैश, एंट्री क्लोज नहीं की है। एंट्री क्लोज करना जरूरी है, फॉर्मेट ठीक बना हुआ है, एंट्री क्लोज करनी चाहिए थी, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे जो है फॉर्मेट बनेगा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, या सिर्फ जर्नल एंट्रीज लिख दो बस, ठीक है। तो नीचे से इनको यहाँ पे हेडिंग देकर अच्छे तरीके से बताना चाहिए था इनको, जहाँ पे भी थोड़ी गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 17th में आते हैं, स्टेट लाइन मेथड रिटर्न डाउन मेथड में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टेट लाइन मेथड हमें पता है कि फिक्स अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होती है ईयर टू ईयर, और रिटर्न डाउन मेथड में जो डेप्रिसिएशन होती है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे ईयर बढ़ते रहेंगे डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम होती रहेगी। तो इन रिटर्न डाउन मेथड द फिक्स परसेंटेज ऑफ एसेट्स रिड्यूसिंग बैलेंसड इज डेप्रिशिएटेड ईच ईयर, रिजल्टिंग in higher depreciation charges in the initial year and progressively lower charges as assets ages। तो वही बात मैंने बोली, जैसे जैसे एसेट बढ़ता रहेगा उसकी वैल्यू कम होती रहेगी। मगर इन्होंने डिफरेंस बोला तो हमें डिफरेंस के पॉइंट में लिखना चाहिए था। यहाँ पे स्टेट लाइन मेथड, यहाँ पे रिटर्न मेथड, तो मिनिमम 3 पॉइंट लिखने चाहिए थे। तो यहाँ पे ही बच्चे मार्क्स कटेंगे, 1 मार्क्स जा सकता है इनका, तो इसको डिफरेंस की फॉर्म में लिखना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे 18th क्वेश्चन, मुझे बोला गया हुआ आप मुझे COGS और ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दे दो। COGS का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कैरेज इनवार्ड और वेजेस होंगे। अब नेट परचेज का फॉर्मूला होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस किया तो COGS आ गया मेरे पास। अब मुझे नेट सेल्स निकालनी है, नेट सेल्स का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस सेल रिटर्न। तो सेल्स माइनस सेल रिटर्न हमें आ गया नेट सेल्स आ गए 15,000। GP का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस COGS। तो इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया जो पूछा गया हुआ था, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बोला गया ट्रायल बैलेंस बनाओ। सिंपल सा मुझे एंट्री डालनी थी, डेटर्स डेबिट होते हैं, बैड डेट डेबिट होता है, सैलरी डेबिट होती है, प्रोविजन क्रेडिट होता है, और कैपिटल हमारी यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि तो जब बैलेंस इक्वल नहीं आता तो उसको कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हैं, जहाँ आप इसको सस्पेंस अकाउंट पे लिख सकते हो।
ठीक है, तो ठीक लिखा हुआ इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे, दैट इज जर्नल एंट्रीज एंड वी हैव टू रेक्टिफाइड दिस जर्नल एंट्रीज। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से आया हुआ है। सेल बुक इज ओवरकास्ट बाय 200, इसका मतलब जो सेल बुक बनाई होगी आपने, जैसे एग्जांपल मैं बना कर देता हूँ आपको, ये तो आपने ओवरकास्ट कर दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे 200 रुपीज़ ज़्यादा लिख दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे 200 रुपीज़ कम होगा, तो नहीं पता तो सस्पेंस अकाउंट होगा, तो हम क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट दिया टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक लिखी है एंट्री इन्होंने। फिर नेक्स्ट, परचेज ऑफ 1000 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, तो रिकॉर्ड कर लो परचेज टू क्रेडिट। थर्ड क्वेश्चन, परचेज वेजिस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग डेबिटेड टू द वेजिस अकाउंट, ठीक कर दो इसको, बिल्डिंग टू वेजिस आ जाएंगी। एंड परचेज रिटर्न बुक्स वॉज कैरी फॉरवर्ड 1220 इंस्टीड ऑफ 1120। यहाँ पे इन्होंने एंट्री गलत कर दी, ये एंट्री आनी चाहिए थी परचेज रिटर्न अकाउंट DR टू सस्पेंस अकाउंट, यहाँ पे एंट्री गलत हुई, बाकी ठीक है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, मशीनरी परचेज की है 80,000 की 1 जनवरी को, 8,000 रुपीज़ उसके ऊपर खर्च किया हुआ है, लाइफ 10 ईयर्स दिया है, ब्रेकअप वैल्यू उसकी 6,000 दी है, मुझे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड बनाना है 5 ईयर्स के लिए फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो सबसे पहले मुझे डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी, फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ये डेप्रिसिएशन आ गई। ठीक है बच्चे, तो 5 ईयर की डेप्रिसिएशन भी पता चल गई हमें। अब मुझे सिर्फ डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड बनाना है, तो यहाँ पर टोटल भी करना था बच्चे, यहाँ 88,000 यहाँ पर टोटल करना है आपको 88,000, इसलिए हमने गलत कर दिया, यहाँ पे 88,000 यहाँ पर टोटल आएगा, यहाँ पे भी 88,000 टोटल आएगा, फिर यहाँ पे भी टोटल करना था नीचे, फिर ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा, 8200 रुपीज़ डेप्रिसिएशन है, तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, फिर 8200 डेप्रिसिएशन है, बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, 8200 डेप्रिसिएशन है, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। ठीक है, ये वाला, तो इसको टोटल भी करना था, तो यहाँ पे माइनस से गलती की हुई है, यहाँ पे मार्क्स कटेंगे बच्चे, इसके 2 नंबर जा सकते हैं, तो ध्यान से करना है पेपर, ये वाली गलतियाँ नहीं करनी है। नेक्स्ट 2 कॉलम कैश बुक बनानी है, कैश इन कैश एट बैंक हमें पता ही है, डेबिट साइड आएंगे, रिसीव फ्रॉम प्रकाश डेबिट साइड आएगा, चेक रिसीव फ्रॉम अजय एंड डिपॉजिट टू बैंक, तो डेबिट साइड आएगा। स्टेशनरी परचेज सिंपल तरीके से याद रखे जाए, खर्चे सारे हमारे क्रेडिट साइड आएंगे और जो इनकम है वो डेबिट साइड आएगी। ठीक है, क्योंकि कैश बुक कैश रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट, जो आएगा वो डेबिट साइड लिखेंगे, जो जाएगा वो क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, उन्होंने ये वाला क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन पे आते हैं, तो बच्चे 22 क्वेश्चन में हमें फिर से बोला गया हुआ है कि आप हमें ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के दो। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले मुझे ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट भी बनानी है, जर्नल एंट्रीज़ की हमें पता होना चाहिए जर्नल एंट्रीज़ कैसे कैसे करनी है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले एडजस्टमेंट पता होना चाहिए हमें। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज मुझे पता है कि लाइबिलिटी होती है, बैलेंस शीट में भी आएगी और सैलरीज में ऐड हो जाएगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। डेप्रिशिएट मशीनरी सेपरेट शो होगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में ये आपके एसेट में से माइनस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजिस में ऐड हो जाएगा, बैलेंस शीट में आपके ये लाइबिलिटी साइड आ जाएगा। प्रीपेड रेंट में लेस हो जाएगा और बैलेंस शीट में एसेट साइड आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सेपरेट शो होगा और बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा और बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा। तो इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक ठीक लिखा है, टू बाय लिखा हुआ है, ये भी लिखना आपने। ऊपर हेडिंग देनी है बच्चे, यहाँ डेबिट क्रेडिट लिखना है, ये मोस्टली बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं, टू बाय नहीं लिखते। ठीक है, ये आपको लिखने हैं। लेस लिखो, यहाँ पे आप बिल्कुल ही शॉर्ट फॉर्म में लिखना शुरू कर देते हो, यहाँ पे अपने लेस लिखना है, टू यहाँ पे ऐड लिखना है। जो गलतियाँ इन्होंने की हैं बता रहा हूँ बच्चे आपको, टू परचेज, टू वेजिस यहाँ लिखेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग, टू क्लोजिंग स्टॉक, हेडिंग मिसिंग है, हेडिंग देनी है। तो ये मैंने एक ऐसा पेपर पकड़ा जिसमें बताया कि गलतियाँ क्या क्या हुई हैं। बाकी इनकी बैलेंस शीट तो मैच कर गई है, मगर ये माइनर मिस्टेक्स भी आपको पता होना चाहिए, इसकी वजह से आपके फॉर्मेट के नंबर कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन भी किया, उसकी हेडिंग नहीं है, हेडिंग बच्चे मिसिंग होगी तो मार्क्स कटेंगे। हेडिंग लिखनी है अपने, डेबिट क्रेडिट जरूर लिखना है, जो माइनर मिस्टेक्स करेंगे बच्चे उसमें गलती आ जाएगी, फिर मार्क्स आपके कट जाएंगे। सेम इन्होंने अगला क्वेश्चन भी ये है जो फाइनल अकाउंट का ही किया हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। जनरल सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट पता होना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक मुझे पता ही है,
ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड। आउटस्टैंडिंग वेजेस में ऐड हो जाएंगी ट्रेडिंग अकाउंट में, और बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी साइड आ जाएगी। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी मुझे पता ही है कि सेपरेट शो होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में ये एसेट साइड अपने एसेट में से माइनस हो जाएंगे। ठीक लिखा है इन्होंने, बस टू बाय वाली ट्रांसैक्शन नहीं लिखी हुई है। टू आपने लिखना है, यहाँ पे बाय लिखना है, जो एंट्री वो जैसे दी गई वैसे लिखना है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इस पेपर में देखा जाए तो ओवरऑल 5 मार्क्स कटने की डिडक्शन होती है, मतलब 5 नंबर आपके कट सकते हैं। फॉर्मेट की थोड़ी सी गलती थी यहाँ पे, हैंड राइटिंग माइनर से फ्लक्चुएट कर रही थी यहाँ पे, ठीक है। प्रेजेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो भी थोड़ी सी कम थी। तो ये मैंने आपको एक पेपर दिखाया कि क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं जो आपने पेपर में नहीं करनी है, अदरवाइज आपके नंबर भी कट सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।